नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने खबर तो पढ़ी ली होगी कि अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी, मंत्री के साथ उर्फ लगाने में भी बड़ा खराब लगता है, लेकिन जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे पर आरोप लगा है कि जो किसान आंदोलन में जो किसान जब नारेबाजी करते हुए जा रहे थे, तो आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था तस्वीर, एक SUV गाड़ी किसानों की भीड़ पर चढ़ा दी गई थी। उस मामले में जो SIT बिठाई गई थी उसकी जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जानबूझकर साजिश करके किसानों को कुचलने का काम किया था और इस काम के लिए इस SUV को भेजा गया था। ये गंभीर आरोप है। पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है और देश का गृह राज्य मंत्री इसमें शामिल माना जा रहा है क्योंकि उनका बेटा है। अभी फर्दर जांच होगी तो अजय मिश्रा टेनी भी इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अजय मिश्रा टेनी ने धमकी भी दी थी किसानों को। लेकिन आज मैं बात इस घटना की नहीं करूंगा, क्योंकि इस घटना के बारे में सबको पता है, पुलिस कार्रवाई के बारे में सबको पता है। आज मैं बताऊंगा इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के बारे में, बीजेपी के अंदर इसका क्या असर पड़ने वाला है, बाहर क्या असर पड़ने वाला है, बीजेपी की राजनीति का इतिहास क्या है और किस तरह से बीजेपी के अंदर का जो भूचाल है वो उससे ज़्यादा तेज़ होने वाला है। बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, बहुत सारे पहलू होंगे जो आपके दिमाग में एक दो आ रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट के आता हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारी पत्रकारिता के समर्थन में हैं और आपके पास थोड़ा अतिरिक्त धन है, तो एक हमारा UPI ID है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। और एक यहाँ पे भी बारकोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। ये कुछ ठीक वैसा घटनाक्रम चल रहा है जिसमें अजय मिश्रा टेनी के फंसने का बहुत गहरा मतलब है। उसके कई निहितार्थ हैं। राजनीति में आप जानते हैं हर चीज़ के बहुत मतलब, बहुत निहितार्थ होते हैं, और जो समझदार होते हैं, लोग होते हैं, उन्हीं निहितार्थ को, उन्हीं परसेप्शन को लेकर खेलते हैं। देखिए, नेता के बारे में क्या कहा जा रहा है ये उसका पब्लिक परसेप्शन है, और किसी भी पार्टी के बारे में जो पब्लिक परसेप्शन है, आम आदमी की नज़र में उसकी छवि है, वो जैसे जैसे बनती बिगड़ती है वैसे वैसे राजनीति तय होती जाती है। तो ये जो मामला है, इसमें अजय मिश्रा टेनी का बेटा जब बीच में आता है तो इसके कई मतलब हैं। कुछ लोगों ने सलाह दी है कि ये विपक्ष के लिए बहुत अच्छा मसला हो सकता है कि अगर उस मसले पे वो गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ जाएं तो बीजेपी की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। बीजेपी अपने मंत्री को बचाने की कोशिश करेगी और इस बहाने किसानों के ऊपर अत्याचार का, किसानों को गाड़ियों से कुचलने का मसला बनता जाएगा और देश भर के किसानों में एक माहौल बनेगा जो बीजेपी नहीं चाहती है। और अगर बीजेपी नहीं चाहती है ये माहौल बने, तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी है, SIT बनी है, वो किसकी है? उत्तर प्रदेश पुलिस की है। और इतनी राजनीति तो योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी जानती है, उत्तर प्रदेश का गृह विभाग भी जानता है, जो आधी रात को उठ के अलीगढ़ में एक रेप पीड़ित की लाश को जलाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच्चाई सामने ना आए। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या वो SIT की रिपोर्ट को प्रभावित नहीं कर सकते थे? क्या वो टेनी के बेटे को बचाने के लिए SIT की जांच में कोई झोल या ढील नहीं छोड़ सकते थे? ये सोचने वाली बात है कि योगी के होते हुए, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में होते हुए SIT की जांच होती है और उसमें केंद्र का, बीजेपी का गृह मंत्री उस तक उसकी लपटें पहुँचती हैं। उसका बेटा तो सीधे सीधे आरोपी बन जाता है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि दुनिया में, धरती पे राजा हरिश्चंद्र के बाद सबसे ईमानदार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के राजकाज में किसी भी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, सब कुछ कानून के मुताबिक चलता है। एक मतलब तो ये हो सकता है। इस मतलब को आप स्वीकार करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ये चाहती रही हो कि अजय मिश्रा टेनी वाला जो मसला है उसको जितनी ज़्यादा हवा दी जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो गुजराती इंटरफियरेंस है, जो गुजराती हस्तक्षेप है उत्तर प्रदेश में, ये उस पर रोक लगाता है। अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में जब लिया गया था, राज्य मंत्री बनाया गया था, तो योगी आदित्यनाथ की सलाह उसके लिए नहीं थी, बल्कि योगी आदित्यनाथ के बारे में ये बताया जाता है, ये कहा जाता है, ये आम धारणा है जो गलत भी हो सकती है
कि योगी जी ब्राह्मणों को बहुत पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए टेनी साहब को केंद्र में लाया गया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जो बड़ी संख्या है, करीब करीब ठाकुरों से 2 गुना है, उसको शांत रखा जाए। और दूसरा ये था कि वो उत्तर प्रदेश में मोदी जी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस करना चाहते थे। उनको लगता था कि यूपी की राजनीति में अपने लोग भी होना चाहिए, और जब अपने लोग होना चाहिए तो अरविंद कुमार शर्मा, गुजरात बैच के अधिकारी, उनको अपने रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले ही केंद्र से उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाता है। और इसीलिए भेज दिया जाता है कि कुछ लगाम रहे योगी जी के ऊपर। उनको सीधे विधान परिषद में भेज दिया जाता है और ये अटकलें लगाई जाने लगती हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का विकल्प आ गया है। हो सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सबको खुश करने के लिए योगी जी की तरह इनको लगा दिया जाए, और उनके उप मुख्यमंत्री बनने की खबरें भी कई अखबारों में छपती हैं और बाद में पता चलता है कि उनको लखनऊ से ही दूर फेंक दिया गया है। उनको कह दिया गया है कि आप जाइए और मोदी जी के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की आप देखभाल कीजिए, बनारस का इंचार्ज बना दिया उनको। योगी जी के ये बगावती तेवर आप ताज़ा घटनाक्रम पे जाएं तो ताज़ा में मिल जाएंगे, पुराने घटनाक्रम पे जाएं तो पुराने में मिल जाएंगे। याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही योगी जी हैं जिन्होंने कह दिया था कि अगर उनको पर्याप्त मात्रा में टिकट नहीं मिलते 2012 में तो वो खुद हिंदू वाहिनी के बैनर तले खुद अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे, और वो किसी भी तरह से बीजेपी के दाव में भी नहीं आते हैं और आरएसएस के दाव में भी नहीं आते हैं। वो है योगी। योगी जी वो आदमी है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी बड़ी हस्ती है, वो अपनी चाल चलते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में कैसे आए, कैसे मुख्यमंत्री बने? कोई बहुत ज़्यादा विधायकों का उनके प्रति समर्थन था? नहीं था। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे क्या उससे पहले योगी के तौर पर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था? नहीं किया गया था। क्या एक बड़े समुदाय के प्रतिनिधि हैं, किसी एक ऐसी जाति से आते हैं जिसको पता हो? नहीं। मनोज कुमार सिन्हा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना था। सारे के सारे समीकरण उनके पक्ष में थे। अचानक आरएसएस बीच में एंटर करता है, उसकी एंट्री होती है। उसको एक उग्र हिंदू चेहरा चाहिए होता है और वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना देता है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही दिल्ली में इसकी बेचैनी होती है। मैं पहले भी आपको वीडियो बना के बता चुका हूं कि जो वादे चुनाव जीतते ही किए जाएंगे, ये शपथ ग्रहण के साथ ही जो बयान दिया था योगी जी ने, उन वादों को पूरा नहीं करने दिया गया। ब्यूरोक्रेट्स की संपत्ति की घोषणा होगी, ये योगी की घोषणा थी और आज तक उस संपत्ति की घोषणा नहीं हुई है, जबकि ये काम 15 दिन के अंदर करने का दावा किया गया था। 15 दिन या 1 महीना। ये सारी की सारी स्थितियां उत्तर प्रदेश की हैं जो आपके सामने आप देख रहे हैं। और इन हालात के बीच में लगातार योगी के प्रति असंतोष वहाँ पर पनपता रहता है उत्तर प्रदेश में, या कहें कि उनके प्रति जो असंतोष है उनको केंद्र हवा देता रहता है। और योगी भी लगातार वहाँ से संकेत देते रहते हैं कि खबरदार मेरी तरफ देखने की कोशिश मत कीजिएगा। भारत के इतिहास में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मोदी जी का चेहरा हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से मोदी जी की शक्ल हटा दी गई थी, और यही वजह है कि लगातार मोदी जी भी संकेत देते रहते हैं। बनारस जब आए थे हिंदू कॉरिडोर का उद्घाटन करने, उससे पहले बाकायदा केशव प्रसाद मौर्य को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, जो आम तौर पर मोदी जी के विरोध, योगी जी के विरोधी माने जाते हैं, प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि उनकी योगी जी के साथ ज़्यादा बनती नहीं है, उनको मोदी जी ने अपने पास बुलाया। और योगी खेमे ने ये खबरें छपवा दी अखबारों में कि उनको बुला के फटकार लगाई गई है कि इलेक्शन नज़दीक है, मिल के रहो। लेकिन आप याद रखिए, किसी को बुला के फटकार लगाई जाती है तो प्रधानमंत्री उसके साथ बैठ के फ़ोटो रिलीज़ नहीं करते हैं। अगर डिप्टी सीएम जाता है और मोदी जी से बात करते हैं, उसके बाद मोदी जी जब आते हैं बनारस दौरे पर और उनके आसपास किसी भी फ़ोटो में योगी दिखाई नहीं देते हैं, तो दिन भर में धमाका शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया कहने लगता है कि योगी को दूर कर दिया गया, योगी लॉन्ग शॉट में है, योगी को जानबूझकर मोदी जी ने दूर कर दिया। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें मोदी जी अपनी कार में बैठकर आगे आगे जा रहे हैं, योगी जी पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री थे। इस पूरी की पूरी चीज़ों के बीच में एक, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट किया जाता है, एक
हाल की हाल तत्काल एक इंस्टेंट इमेज मेकिंग का काम किया जाता है। और जिस दिन मोदी जी ने अपने पास नहीं फटकने दिया था योगी जी को, उसी रात को एक प्रोग्राम होता है और एक रेलवे स्टेशन पे बिला वजह मोदी जी योगी जी के साथ घूमते हैं, ताकि कल के दिन ये कोई ना कह सके कि योगी का वहाँ पर तिरस्कार किया गया था, उनको दूर रखा गया था। और ये चीज़ पूरे दिन के सोशल मीडिया कैंपेन का ही नतीजा थी। अब अगर थोड़ा और पीछे जाएं, सीएम योगी का जब जन्मदिन आता है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनको जन्मदिन की बधाई नहीं देते हैं, उनको ट्विटर पे भी बधाई नहीं देते हैं। याद कीजिए, उसके बाद में योगी जी दिल्ली आते हैं और दोनों से मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है, संकेत दिए जाते हैं फिर से आरएसएस के दबाव में कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद दोनों में कोई बातचीत नहीं होती, दोनों में कोई मुलाकात नहीं होती है। और उस पूरे घटनाक्रम के बीच में फिर एक रोचक चीज़ होने लगती है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसावले, वो लगातार इस एक बैलेंसिंग एक्ट में लगे रहते हैं। उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप उत्तर प्रदेश जाइए और योगी जी और मोदी जी के बीच में तालमेल बनाइए। दत्तात्रेय होसावले दिल्ली में एक बैठक करते हैं उत्तर प्रदेश के हालात पर। उसमें योगी जी होते हैं, वो योगी जी उसमें नहीं होते हैं, उसमें कोई उप मुख्यमंत्री भी नहीं होता है, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं होते स्वतंत्र देव सिंह। उस बैठक में होते हैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं नड्डा जी, देश के गृह मंत्री होते हैं अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से तो किसी को बुलाया नहीं, तो उनके आने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से एक छोटे से बीजेपी के संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, उनको भी उस बैठक में शामिल किया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि योगी जी रूठ जाते हैं और उसके बाद जब दत्तात्रेय होसावले लखनऊ जाते हैं और योगी से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो मोदी जी दौरे पर चले जाते हैं। 3 दिन तक वो लखनऊ, बाकायदा प्रकाशित हुआ, ये 3 दिन तक वो लखनऊ में बैठे रहते हैं और बार बार योगी जी के दफ्तर को संदेश भिजवाते हैं कि भाई मैं रुकूं या जाऊं। योगी जी के दौरे जारी रखते हैं और उसके बाद में होसावले साहब वापस लौट जाते हैं, योगी जी उनसे मिलते नहीं हैं। ये वो कहानी है। आप याद कीजिए एक्शन फिल्म कोई पुराने ज़माने की या नए ज़माने की, जिसमें लकड़ी का एक लट्ठा बह रहा है और उस लकड़ी के लट्ठे पर 2 हीरो और विलेन गुत्थम गुत्था लड़ रहे हैं। उनकी चुनौती ये है कि ये लट्ठा डूब ना जाए, नहीं तो दोनों मरेंगे। एक हिचकोले खाती नाव के बीच में दंगल चल रहा है, नाव को डूबने से भी बचाना है और दुश्मन से हिसाब भी पुख्ता करना है। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चुनाव सिर पे हैं, अगर संकेत गलत जाता है तो पार्टी चुनाव हार सकती है और चुनाव हार जाए योगी तो उससे खुशी की बात कुछ नहीं होगी दिल्ली वालों के लिए, लेकिन दिल्ली वालों के लिए इससे बड़ा टेंशन भी कोई नहीं है, क्योंकि योगी अगर हारता है तो 2024 बचाना बीजेपी के लिए असंभव हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश हारने का मतलब है एक बड़ा संदेश जाना कि देश की सरकार कमज़ोर हो गई है। मैं उस पूरे गणित पे जाना नहीं चाहूँगा जो मोदी के बाद कौन बनेगा इसको लेकर चल रहा है, जिसमें अमित शाह और योगी के बीच में एक तरह की प्रतिद्वंदिता की बातें आ रही हैं। उन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो योगी बनाम मोदी का जो पूरा का पूरा एक गणित चल रहा है, जो अंदर की सुर फुटबॉल चल रही है, मीडिया नहीं दिखाएगा। मीडिया पंजाब ले जाएगा, आपको बोलेगा कि वो सिद्धू का चल रहा है और चन्नी का चल रहा है, या किसी और राज्य में ले जाएगा, वहाँ पे बार बार राजस्थान में जैसे हो जाता है जरा जरा सा में उठा, वो वहाँ ले जाएगा। मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिखाने से मीडिया को भी देख लिया जा सकता है। अब मसला क्या हो गया है? मसला हो गया है ब्राह्मण बनाम ठाकुर का, और ये मसला खड़ा कर दिया गया है योगी को दबाव में लेने के लिए। 8.8% कुल जो है ठाकुर है उत्तर प्रदेश में, 14% ब्राह्मण हैं। इसके अलावा योगी जी के पास में एक अपना बड़ा बेस भी है जो नेपाल से लेकर और बाकी जगहों पर उनके मठ के कारण उनके समर्थक हैं। तो उस पूरे बेस के बीच में ये जो मसला आ रहा है, इसमें बार बार कहीं ना कहीं से बीजेपी ब्राह्मणों को पैसिफाई करने की कोशिश करती है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त बनाया तो एक ब्राह्मण को बना दिया। उत्तर प्रदेश से 3 चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव भी होना है वहाँ पे। कुछ नहीं तो आप जो है वो
केंद्र से उठा के एक अरविंद कुमार शर्मा जी को भेज देते हैं। एक न एक संदेश जाना चाहिए कि हम ब्राह्मणों के पक्ष में, लेकिन योगी जी पर जो आरोप लगते हैं बड़े गंभीर हैं। यहाँ तक कि कोशिश करते हैं कि कुछ अखबारों के संपादक भी अगर ब्राह्मण हैं तो उनको हटवा दिया जाए। कुछ लोग हटवाए भी गए हैं, यह है रिकॉर्ड पे। वो हर तरफ से कोशिश करते हैं, वो लोगों को हटा देते हैं, वो अपने आसपास छिटकने नहीं देते हैं। जहाँ जो मौका, यहाँ तक कि जो मुठभेड़ें हुई हैं उनमें भी ब्राह्मणों पर ज़्यादा निशाना साधा गया है, ऐसे आरोप लगे हैं। और ब्राह्मणों के अंदर नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि जहाँ पे जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, चाहे आप इलाहाबाद में कर रहे हैं, चाहे आप बनारस में कर रहे हैं, ब्राह्मणों को एक सिरे से आप लपेट देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित वही जाति, वही वृत्ति, वही रोजी रोटी हो रही। तो उस बात से वो लोग नाराज़ हैं, उनके मंदिर टूट रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो गणित चल रहा है, इस पूरे गणित के बीच में अब ये जो पूरा मसला है, ये ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय का मसला इतना ज़्यादा उलझ गया है कि आप सोचिए, जितिन प्रसाद को लेकर आए राजनीति के अंदर, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस से तोड़ के लाए गए, वो ब्राह्मण नेता हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा मोर्चा खोला तो इस बात पे खोला था कि उत्तर प्रदेश में परशुराम जयंती की छुट्टी क्यों कैंसिल कर दी गई। इसको लेके विवाद हुआ था। अनूप जी को केंद्र में जो है चुनाव आयुक्त बना के ले आते हैं, वो वाला मसला है। आप लगातार पूरी तरह से ये एक फैब्रिकेशन हो रहा है इस तरफ से, केंद्र की तरफ से। और जो उप मुख्यमंत्री हैं दोनों के दोनों, वो भी अपना जो है किसी ना किसी तरह से लगे हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में विधायक, उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी इस बात से नाराज़ हैं कि योगी जी बहुत ऑटोक्रेटिक हैं। वो अपने 2-4 आसपास के ब्यूरोक्रेट्स के अलावा किसी की सुनते नहीं हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे विधायक भी अपने आप को बड़ा वंचित सा महसूस करते हैं। वो भी चाहते हैं कि योगी जी किसी तरह से चले जाएं, तो वो भी बीच बीच में जाके कान फूंकते रहते हैं और वो अपने काम में लगे रहते हैं। और इस पूरे गणित के बीच में अगर आप देखें तो कुछ मामले ये भी सामने आते हैं कि अजय मिश्रा टेनी चूँकि ब्राह्मण हैं तो उनके बेटे के ऊपर तो एसआईटी ने फाइंडिंग निकाल के उनको दोषी घोषित कर दिया। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का जब मामला आता है तो यूपी की सरकार उनको बचाने की हर संभव कोशिश करती है। अगर अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी की सारी इस तरफ ले जा रही हैं कि जैसे जैसे ये चुनाव की तरफ बढ़ रहा है मामला, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पार्टी की ये अंदरूनी रस्साकशी है ये बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस योगी को हमने सीधे मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका कहीं नाम भी नहीं था, ठीक उसी तरह से जैसे इन्होंने हरियाणा में बनाया, दूसरी जगहों में बनाया, वो योगी हमको सलाम क्यों नहीं करता है। वो अपने आप को 2024 के मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है। सोशल मीडिया पे एक अलग से सोशल मीडिया कैंपेन क्यों चल रहा है कि अब अगला प्रधानमंत्री योगी जैसा होना चाहिए। ये तकलीफ़ है। और इस पूरी तकलीफ़ के बीच में मोदी जी जो हैं वो सब तरफ से घिरे हुए हैं। अब अजय मिश्रा वाला जब मामला हुआ है, इस पर घेराबंदी होगी, ज़बरदस्त मोदी जी की सरकार की होगी। मोदी जी इस्तीफ़ा नहीं दिलाएं तो मुसीबत, दिलाएं तो ब्राह्मण नाराज़ हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा गणित है और एक उलझी हुई कैसेट है जिसको पूरा साफ करके जब तक आप ठीक करके चलाएंगे नहीं, म्यूज़िक नहीं निकलेगा। और चुनाव का जो म्यूज़िक है वो खतरे की घंटी की तरह भी बज सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और भी चुनावी विश्लेषण लाता रहूँगा, उत्तर प्रदेश के विश्लेषण लाता रहूँगा। हालांकि केवल राजनीति और इलेक्शन पे ही मैं टिकना नहीं चाहता हूँ। दुनिया में और भी बहुत अच्छी और पॉलिटिकल चीज़ें हैं और नॉन पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं, उन पे भी मैं रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।